ठीक है। सो कैमरा यहाँ पर है, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा लेक्चर चल रहा है। पहले लास्ट अगर वीडियोस अगर आपने देखी रहेगी तो कुछ ट्राइंग में थी। सो 1 मिनट। तो ये हमने देखा था ट्राइन में 1, 5 और 9। और केंद्र की बात करें तो 1, 4, 7, 10, 3 शड और आई, 2, 12 और 8 हाउस। और इसमें अगर देखा जाए तो 8th लॉर्ड जो है, वो 8th लॉर्ड के बारे में हमने देखा था कि ये भाग्य को रुकावट देने का काम ये करता है, भाग्य को रोकने का काम ये 8th लॉर्ड यहाँ पर करता है। ठीक है, वाणी जी आ गए? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, नमस्ते। आपकी वीडियो फ्रीज हो रही है। हेलो, हेलो। यस सर। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रॉपर प्रॉपर आ रही है ना आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, हेलो। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है बराबर? शेखर जी? ओके, ओके। और वाणी जी, आपको आ रही है आवाज? आ रही है ना? ओके, ओके, चलो। तो जैसे कि इस बार हमने देखा कुंडली के इन हाउसेस को हमने इन पार्ट में डिवाइड किया था। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर किसी की दशा चल रही है तो क्या वो दशा ट्राइन लोड की चल रही है, क्या दशा अष्टमेश की चल रही है, त्रिशुड़ाई की चल रही है, बाकी केंद्र की चल रही है और 2-12 की चल रही है। आज मुझे आपसे जो डिस्कशन करना था। एक मिनट सर, सॉरी हाँ जी, इंटरप्ट कर रही हूँ। जब आप कह रहे हो दशा कौन सी चल रही है तो हम कौन सी वाली दशा को इम्पोर्टेंस दें? विंशोत्तरी दशा, दशा भुक्ति अंतरा, दशा भी, दशा एंड भुक्ति बोध, दशा एंड भुक्ति बोध। क्योंकि जब उसका वो जो श्लोक आएगा तब मैं उसको प्रॉपर्ली एलोबरेट करूंगा रिगार्डिंग कि हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। पर एज फार एज दशा इज कंसर्न, ऑलवेज ये कोऑर्डिनेशन से चलता है। जैसे हम केपी में क्या करते थे पता है, अगर आपने केपी देखी होगी तो भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन दशा, मेरा ये मानना था। बट जब हम पराशरी में जाके देखते हैं तो दशा भुक्ति कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा वो तो हमने देखना है कि मून की पोजीशन उस कुंडली में क्या है। अगर मून स्ट्रांग है तो दशा का फल पूरा मिलेगा, अगर मून वीक है तो फिर आपको ट्रांजिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर दशा भुक्ति चलती भी है तो दशा लोड और भुक्ति लोड के बीच का रिलेशनशिप आपको देखना है। वो हम योगा अध्याय करके एक अध्याय आएगा, उसमें हमें समझ में आएगा। तो एट द सेम टाइम वो चीज काफी न्यूट्रलाइज कर देती है। कभी कभार ये होता है कि सन में सैटर्न की भुक्ति या सैटर्न में सन की भुक्ति भी किसी की अच्छी चली जावे, क्योंकि अगर उनकी कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरह से हो तो वो हमने फिर आगे जाके देखना है। और तो यहाँ हमने ये चीज को देखा। अब जो डिस्कशन हमने करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और वो है नैसर्गिक शुभ ग्रहों की। और नैसर्गिक शुभ ग्रहों की अगर बात करें तो मैंने आपको कुछ कुछ ऑर्डर में बताया था, बट पहले वो उस ऑर्डर को मैं आपके सामने से हटा देता हूँ। वो ऑर्डर को 1 सेकंड के लिए बाहर निकाल दीजिए और बृहद पराशर होरा शास्त्र जब आप निकालेंगे और जब वो बृहद पराशर होरा शास्त्र आप खोलोगे तो ऊपर सबसे अच्छे शुभ ग्रह में है जुपिटर एंड वीनस, वेरी गुड। उसके बाद मरकरी एंड मून, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। यस। और वही जो है पूरा जो पूर्णिमा के सब ओर का जो चंद्रमा होता है वो अच्छा होता है और अमावस्या की ओर का चंद्रमा बुरा होता है। बुध जो है वो अच्छा बुरा दोनों होता है, इसलिए इनको कम बेनिफिट माना है और ये लोगों को ज्यादा बेनिफिट माना है अकॉर्डिंग टू बीपीएचएस। पर जो मैंने आपको बाइफर्केशन बताया था ना कि ये कम बुरा है उससे कम, वो अभी या ये श्लोक अभी एस्टैब्लिश करेगा व्हाई। एक बात याद रखिएगा, जितना पानी क्लीन होता है उतना पानी का प्रदूषण ज्यादा दिखता है। मतलब हल्का सा भी ड्रॉप पड़ जाए तो ड्रॉप हमें दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ये दूषित होता है तो ये ज्यादा दूषित दिखता है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन 100% की होती है और हल्की सी 1% की भी दूषित तत्व इसको पूरा दूषित कर देती है। उसके बाद आता है वीनस।
और मरकरी और मून के बारे में क्या कहूँ, ये तो ऑलरेडी दूषित है, तो अगर उसमें कितनी भी दूषितता आ जाए तो वो दिखती नहीं है। दैट्स वाई जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून ये शुभ ग्रह है। सबसे अच्छा शुभ ग्रह है जुपिटर, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है मून। बट जो मैंने आपको बताया था ना, ये इस श्लोक के बेस पे मैंने आपको बताया। ये जो श्लोक कहता क्या है कि जुपिटर और वीनस जितने बुरे हैं, हर कुंडली में नहीं, किस कुंडली में है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर और वीनस जितने बुरे हैं, उससे काफी अच्छे मरकरी और मून है जब ये रिजल्ट देने की बात आए। पर मैं जिस कुंडली की डिस्कशन करूंगा, ये चीज उसी कुंडली को एप्लीकेबल होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बट क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन में सेज बताने की कोशिश करते हैं, तो 2 लाइन में सब कुछ बता नहीं पाते, तो ये अगेन मैं कहूंगा ये एनालिसिस का मामला है, इंटरप्रिटेशन का मामला है। जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन हम करते हैं श्लोक का, उतना बेटर हमें ये चीज दिमाग में बिकती है। ठीक है, सो अब ये श्लोक कहता क्या है, तो मैंने लास्ट क्लास में द्विस्वभाव राशि की बात करी थी और मैंने कहा था कि मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप केंद्राधिपति दोष की बात कर रहे हैं? यस, द्विस्वभाव राशि, जिसमें 3 नंबर की राशि थी, 6 नंबर की राशि थी, 9 नंबर की राशि थी, 12 नंबर की राशि थी, जिसको हमने डिस्कशन नहीं किया था कुछ Yes. हिस्सों में। और उसका रीजन ये था कि मैंने बताया था कि यहाँ पर केंद्र का स्वामी ना त्रिकोण का स्वामी बनता है, ना त्रिशिराय का स्वामी बनता है। केंद्र का स्वामी केंद्र का स्वामी ही बनता है, वो न्यूट्रल गियर में चला गया, तो इसे कहते हैं दोष लगना। मतलब आप निष्क्रिय हो, ना आप अच्छे हो ना आप नेगेटिव हो, तो आप क्या हो, निष्क्रिय हो। ये केमिस्ट्री की भाषा है। एक तत्व निष्क्रिय हो गया, ना ये एसिडिक है ना वो बेस है, वो निष्क्रिय है। तो यहाँ पर जब भी 3, 6, 9, 12 कुंडली बनती है, तो 3, 6, 9, 12 कुंडली के अंदर 3 और 6 का मालिक है मरकरी, मतलब बुध। 9 और 12 नंबर की राशि का मालिक है जुपिटर। और ये दोनों प्लेनेट की प्रॉब्लम ये है द्विस्वभाव राशि के अंदर, ये राशियों के अंदर, कि इनको केंद्र में 2 डिपार्टमेंट, मतलब दोनों के दोनों डिपार्टमेंट उनको केंद्र में मिल जाते हैं। और जब इनको दोनों डिपार्टमेंट केंद्र में मिलते हैं, तो ये दोनों प्लेनेट इन कुंडलियों के अंदर निष्क्रिय हो जाते हैं। और निष्क्रिय होने का मतलब ये हुआ कि ये काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये दोष है, इनको ये दोष है, इसलिए इनको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। अब वर्ड देखिएगा क्या है, केंद्र प्लस अधि प्लस पति। केंद्र में केंद्र का पति होना चलो कोई इशू नहीं है, केंद्र में अधिपतिता होना, यहाँ पर बात वो आती है कि केंद्र में अधिकता, अधिक ओनरशिप है, इसलिए इनको कहा गया है केंद्राधिपति दोष। केंद्र प्लस अधि प्लस पति दोष, केंद्राधिपति दोष। और ये केंद्राधिपति दोष मरकरी को और जुपिटर को लगता है। बट यहाँ जो डिस्कशन में करूंगा, जिस श्लोक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में सबसे पहले बात करी है जुपिटर और वीनस की। क्योंकि बीपीएचएस में जुपिटर और वीनस को बहुत अच्छा माना गया है। पर यहां सेज क्या कहता है कि भाई मैं आपको रेड सिग्नल बताना चाहता हूं कि जुपिटर और वीनस जब भी निष्क्रिय होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जुपिटर और वीनस जब भी निष्क्रिय निष्क्रिय होते हैं तो वो अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि इनसे हम बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो श्लोक क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरीके से बोला है, पर मेरा जो शब्द है वो बहुत अलग है। जुपिटर और वीनस, गुरु बृहस्पति और शुक्र अगर निष्क्रिय होते हैं, तब वे दोनों अशुभ हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, निष्क्रिय कब हो गए, जब ग्रह केंद्राधिपति दोष में आता है, जब उसके दोनों डिपार्टमेंट केंद्र में चले जाते हैं, तब उसको ये दोष लगता है। पर आप मन में ये कहोगे कि यार देखिए, इवन आप अगर श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसे ही लिखा है, और तुरंत मन में एक सवाल आता है, जी हम मानते हैं कि गुरु को केंद्राधिपति दोष है, पर शुक्र की दोनों राशि कभी केंद्र में आती नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
शुक्र की दोनों राशि केंद्र में आती नहीं है। और यही बात को मैंने लास्ट लेक्चर में वहां छोड़ा था और मैंने बोला था कि वक्त आने दीजिए, मैं ये चीज को आपके साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको याद होवे तो। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन यहां पर बनाए रखिए। अगर मैं एरिस लगन की कुंडली खोलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वीनस का एक स्वामित्व केंद्र में है, दूसरा स्वामित्व उसका केंद्र में नहीं है। हाउएवर वीनस इज निष्क्रिय, क्योंकि उसका दूसरा स्वामित्व जो है वो सेकंड हाउस में है। अब याद करिए, वहां पर मैंने अर्लियर क्लास में एक बात बताई थी कि सेकंड और 12th हाउस के जो स्वामी है वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। और अगर सेकंड और 12th हाउस के स्वामी न्यूट्रल हो गए तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब वीनस यहाँ पर निष्क्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली में वीनस का रोल थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 अक्षर का एक शब्द कहूंगा, थोड़ा सा पापी हो जाएगा। अब पापी का मतलब क्या है कि अगर आपको इस जीवन में कर्म फल का भुगतान करना है तो जब वीनस की दशा आएगी तब आपको तकलीफें ज्यादा आएगी। ये कुंडली वालों की, और रीजन भी बताता हूं क्यों मैं ये कुंडली के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, पापी। ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर फोकस करिए 2 सेकंड के लिए, बाद में आप लिखिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, डोंट वरी। चलिए यहां पर फोकस करिएगा। 8th हाउस आयु भाव बोल सकते हैं, बट मैं तो कहता हूं कि मृत्यु कैसे होगी यहां से देखा जाता है। 8वें से 8वां थर्ड भाव, थर्ड हाउस, तो 8वें और तीसरे को आयुर्भावम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीएचएस। ठीक है, अब आयु है, मृत्यु मतलब आपकी मृत्यु कितनी लेट होगी ये बताता है। अब हमने रूल तो पता ही है, हर हाउस से 12th हाउस उस हाउस के रिजल्ट को कमजोर करता है। तो आपकी आयु को कमजोर करने का काम कौन करता है? 7th हाउस, और यहां पर 2nd हाउस। That's why 2nd and 7th को मारक माना गया है। ठीक है, मारक माना गया है। आप जब भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ 2 लाइन की चीजें, क्योंकि यहाँ पर आप तीनों में नीरज जी ने ये चीज पढ़ी हुई है। अब नीरज जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, शायद अगर आपको याद आए या शायद आपने वो चीज वहां पर पढ़ी भी ना हो, शायद एक्सप्लेनेशन ना भी। मैंने अर्लियर क्लास में, मैं कोई भी क्लास में कोई भी चीज वाहियात नहीं कहूंगा। अगर मैंने किसी चीज पे डिस्कशन ज्यादा खींची ना तो समझ लेना है कि ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बार बार बड़बड़ करना है। वो आपने अभी नोट किया रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 8वें से 8वां तीसरा, और मैं तीसरे को ज्यादा महत्व देता हूँ, बिकॉज़ वो डेथ देता है, डेथ इन्फ्लिक्ट करता है। यस, तो अब जब मुझे स्वाभाविक है, सहज है कि आप लोग आगे जाके मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई महाराज आपने 2 भाव बताए, मारक है दूसरा और 7वां, इसमें से प्रबल मारक कौन सा है? तो इसमें से प्रबल मारक बनता है 2nd हाउस। इसमें से प्रबल मारक बनता है 2nd हाउस, क्योंकि ये 3rd हाउस को निगेट करने का काम करता है। आप मृत्यु होगी उसको मत देखिए, पर मृत्यु एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद होती है ना, तो आपकी आयु हो गई, आपकी उम्र हो गई। तो 8वां तो मैं बताया पहले भी कि ये डेथ कॉज बताता है, पर एक्चुअल डेथ तो आपका 3rd हाउस बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों मारक की बात हो तो 2nd हाउस जो है वो ज्यादा मारक है एज कंपेयर टू 7th हाउस। अब ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, मैं जो चीज कह रहा हूं, बाकी आप वीडियो में तो बाद में देख ही लेंगे। अगर ये कुंडली में मैं वही बोल रहा हूं जो सेज ने लिखा है, मेरे पास यहां पर कुछ चीज नहीं है। अगर ये कुंडली में वीनस अगर यहां बैठ जाए अपनी स्वराशि में, तो अशुभ ग्रह बलि, और ये सेज ये कहा है, सेज ने सीधा ये कहा है कि अगर शुक्र ऐसी निष्क्रियता में मारक भाव में बैठ जाता है तो ये बहुत बड़ा पापी बन जाता है, प्रबल मारक, प्रबल मारक बन जाता है। मैं इसलिए वर्ड मैंने यूज किया पापी। अब पापी का मतलब कि आप इससे अच्छी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख सकते। जब इसकी दशा भुक्ति आएगी
आपके पिछले कर्म के जितने भी रिजल्ट्स आपको भुगतने हैं, कर्मफल, वो आपके कर्मा को डिस्चार्ज करने का काम ये प्रबलता से दे सकता है, ये प्रबलता से देगा। तो ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब रिवाइज भी करें तो वीडियो में उसको वापस भले आपको रिवाइंड कर करके देखना पड़े, पर ये चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो जब एरिस लगन की कुंडली आती है मेरे पास, तो मेरे लिए वीनस को कंसर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है, कि वीनस को देखना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास कोई पर्सन आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर दशा को लेकर के सफरिंग के साथ आते हैं। तो जब सफरिंग के साथ आते हैं तो ये तो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि चलो सेज ने लिखा है इसलिए मैं मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये भी प्रैक्टिकली मैंने भी बचपन से देखते आ रहा हूँ कि कुछ कुंडलियां जब भी आती है तो तुरंत समझ में आता है भाई इनकी प्रॉब्लम जरूर है, ये प्लेनेट चलता होगा अभी दशा। और जैसे ही देखते बात करते करते सिर्फ देखते भी हो तो समझ में आता है भाई एरीज है तो वीनस कहीं ना कहीं पर समवेयर होगा, इसलिए उसने एस्ट्रोलॉजर को नॉक नॉक किया। अगर वीनस यहाँ बैठा होगा तो और भी तकलीफ देगा, वो ज्यादा तकलीफ देगा, अकॉर्डिंग टू लघु पराशर, अकॉर्डिंग टू लघु पराशर। हाँ, इसमें ऊपर नीचे होगा जब हम इसका डीएनए चेक करेंगे, जब हम D9 चार्ट नवांशा चेक करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि उस प्लेनेट से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, उस प्लेनेट से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो ये एक बात हो गई। अब वीनस केंद्र में तो बहुत बार आता है अलग अलग कुंडलियों में, पर मैं एक मंगल की कुंडली वापस दूसरी यहाँ पर लगाता हूँ और वो होगी स्कॉर्पियो। ठीक है, अब मैं स्कॉर्पियो लगाता हूँ। मेष राशि वालों को ये डायमंड या ओपल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक मिनट, हाँ जी, कौन है, कोई आया क्या? 1 मिनट, एक मिनट। हाँ, उनको बोलो ना 17 मिनट लगेगा। 17 मिनट लग रहा है, लेकिन सबको पहले और से निकालना है। ओके, एक्चुअली मैं इनको बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं, इसलिए जब जेमस्टोन सजेशन करना होता है तो प्योरली आप सिर्फ पराशरी के बेस पे करिए, प्योरली पराशरी के बेस पे करिए। आप दूसरा कहीं पर भी कोई केपी का फंडा बिल्कुल मत लगाइए। यहाँ मैं मानता हूँ और मैं तो सिखाता हूँ, क्योंकि अभी देखिए पुखराज बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो 9th लॉर्ड है। और एक ही याद रखिएगा, जो भाग्य का स्वामी होता है लग्नेश के बाद वही है जो आपके रुके हुए फेट को, जो भी फेट लाइन है आपकी, उसको आगे बढ़ाने का काम वो भाग्य का स्वामी कर सकता है। वो 6 में हो गया कंबस्ट, तो फिर भी पोखराज चलेगा। कंबस्ट और 6 में है तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो वीक हो गया है। मतलब शुभ ग्रह निर्बली, अगर शुभ ग्रह निर्बली है तो उसको बल देना पड़ेगा। हाँ, मेक श्योर पर खाली वो 8 में ना हो, क्योंकि देखिए आपकी, अगर आप एरिस वाले हो और अगर आपका 9th लॉर्ड जुपिटर अगर 8 में है और फिर वो क्या करेगा, वो दोनों काम करेगा, भाग्य देगा भी और भाग्य लेगा भी। और इस वक्त में क्या होगा, अगर आपने स्टोन पहना दिया तो नील बटा सन्नाटा आपको देगा भी लेगा भी, तो फिर वो तो रिजल्ट न्यूट्रल ही है। पर एक बात ऑलवेज रिमेंबर कि प्लेनेट जहां बैठता है उसका रिजल्ट वो ज्यादा देता है, मालिक का रिजल्ट बाद में देता है, जो हमने इनिशियल क्लास में हमने देखा है। तो अंडर सच केस आप इतना याद रखिएगा कि यस, तो ये प्लेसमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए अगर आपने कुछ वीडियोस देखे रहेंगे तो मैंने बड़ा सा एक एमरल्ड पहना होता है कुछ वीडियो में, फिर जैसे उसकी भुक्की चली गई तो फिर मैंने उसको निकाल दिया। सर, जैसे अगर चलित में थोड़ा चेंज हो गया तो किसमें चलित में चलित को कंसीडर मूव कर गया हो तो नहीं, उसको कंसीडर मत करिए चलित को, क्योंकि आप जब चलित को कंसीडर करोगे तो आप डिविजनल चार्ट नहीं दिख पाओगे, क्योंकि आप वहां पर फुल कंफ्यूज हो जाओगे। और एक्चुअली में इसीलिए चलित जो सिस्टम है वो पूरी अलग हो जाती है, चलित सिस्टम थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए चलित को कंसीडर मत करिए। क्योंकि अगर आप चलित को कंसीडर करोगे तो फिर आप डिविजनल चार्ट में उसका डीएनए कैसे चेक करोगे? फिर आप तो आपके लिए ये हो जाएगा कि ये देगा या ये देगा, क्योंकि कभी कभार वहां पर आपको होगा किसी का घर है ही नहीं, जैसे चलित में देखा रहेगा, कभी कभार उसको 3-3 4-4 हाउस के ओनरशिप मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर कि भाई हम चलित को कंसीडर ना करें। और अब मैं स्कॉर्पियो को यहाँ पर बनाता हूँ, और स्कॉर्पियो को देख के आप अंदाजा लगा के मुझे बाद में
ये बताएंगे कि एरिस वर्सेस स्कॉर्पियो में वीनस का क्या रोल होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। कौन बताएगा इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? एरिस का वीनस वर्सेस स्कॉर्पियो का वीनस। हाफ ऑफ मतलब सब पूरी तरह निर्बली है। ये निष्क्रिय हो गया, हाँ। ठीक है, ये निष्क्रिय हो गया। पर मेरा ये कहना है कि वीनस वहां पर जो था, क्या यहाँ पर उस इतना ही है? इतना खराब नहीं। वाई? क्योंकि वहां पर वो 2 मारक भाव का मालिक था। हाँ, अष्टम इज थर्ड हाउस और सेकंड इज प्रबल मारक। वेरी गुड। तो और एरिस यहाँ में पे- वीनस जो है और स्कॉर्पियो में वीनस है, उसमें बहुत फर्क है। वहां जो वीनस है यहाँ पर उतना कम मारक है, यहाँ उतना कम मारक है। अभी आप थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करिए जो मैंने अर्लियर क्लास में बताया था, मार्स वर्सेस वीनस। मार्स की कुंडली में वीनस खराब और वीनस की कुंडली में वही मार्स खराब। और मार्स की कुंडली में वीनस खराब और वीनस की कुंडली में मार्स खराब। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करते। अब हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका, अगर वीनस यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठ जाता है, अगर वीनस यहाँ बैठ जाता है तो क्या होगा? मैं कहूंगा एरिस से खराब हो जाएगा, एरिस से और खराब हो जाएगा, बिकॉज ये सेकंड हाउस में बैठा शत्रु राशि, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ये सीधा मैरिज लाइफ को बहुत बड़ी तरीके से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 भी उसके हाथ में। तो अगर ऐसी कुंडलियां आती है ना, और सेकंड हाउस में वीनस और स्कॉर्पियो हो और इसका D9 भी अच्छा ना हो, तो डेफिनेटली इनकी मैरिज होती नहीं, या मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। अगर हो गई, अगर सर ये वीनस अगर थर्ड हाउस में है, अष्टम से अष्टम, फिर